डीलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने कर रही हूँ बीएनएसएस की सीरीज। बीएनएसएस की सीरीज को करते करते हम चैप्टर 6 की तरफ जब बढ़ गए हैं तो इसका हमने देख लिया है पार्ट वन किसके बारे में बात कर रहा था? समन के बारे में। तो चैप्टर 6 किसकी बात करता है? 63 से लेकर 93 तक के प्रोविजंस की बात करता है, जिसमें कहता है कि जो हाजिर होने के संबंध में जो आदेशिकाएं वगैरह होती है उनकी बात की जाती है इसके अंतर्गत। कौन से पढ़ रहे हैं हम? बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, ठीक है। बीएनएसएस का चैप्टर 6 देखा जा रहा है। ये वही चैप्टर है जो सीआरपीसी का भी चैप्टर 6 है। उम्मीद कर रही हूँ आपको बीएनएसएस की सीरीज अच्छी लग रही होगी। जिस तरीके से व्यूज बढ़ रहे हैं तो मुझे भी लग रहा है कि आप लोगों को ये चीज पसंद आ रही है। पर एक चीज जो हो रही है वो ये कि आप लोग क्या कर रहे हैं, व्यूज तो बहुत दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने व्यूज दिए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन क्या कर रहे हैं आप लोग? सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? वहां पे एक बेल आइकन आता है, आप उसको प्रेस नहीं करेंगे तो जो वीडियो आ जाता है वो आप कैसे देख पाएंगे? आपको बाद में इंफॉर्मेशन मिलेगी, अच्छा ये वीडियो अपलोड हो चुका है किसी फ्रेंड के थ्रू, तब आपको पता चलेगा। तो आप क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और क्या कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बीएनएसएस हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट है तो सीआरपीसी की तरह ही, पर है बिल्कुल नया। तो आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। क्योंकि अब जो भी जुडिशरी वगैरह के एग्जाम आएंगे उसमें हमारी बीएनएसएस और बीएसए ही आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके, इसके लिए आप इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे चैनल के बारे में। और आप लोग जो लोग हमसे जुड़े हैं, डीलो जंक्शन के परिवार से जुड़े हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। अब आप इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। चलिए बात करते हैं अब हमारे समन के बाद वारंट वाले चैप्टर की। देखिए हम समन, वारंट, उद्घोषणा, ये देखिए हम पूरा समन पढ़ के आए थे, देखे थे हमने समन के प्रोविजंस। आज जिसकी बात करेंगे हम क्या बात करेंगे? वारंट की बात की जाएगी आज। वारंट कहां से कहां तक शुरू होते हैं ये अब हम देखेंगे। देखिए पार्ट 2 है गिरफ्तारी का वारंट। कहां से कहां तक आता है? 72 से लेके 83 तक बात करता है गिरफ्तारी का वारंट। क्या होता है? वारंट ऑफ अरेस्ट। जो अरेस्ट वगैरह किया जाएगा उसके लिए वारंट वगैरह जो निर्दिष्ट किए जाते हैं उसके बारे में बात कर रहा है पार्ट 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि इसका एक इंडेक्स मेंटेन कर लेते हैं। तो जब हम इंडेक्स मेंटेन कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये वाला पार्ट हमको क्या क्या बताएगा। तो आप देखिए 72 वाला जो पार्ट है, 72 से 83 वाला पार्ट, उसमें जो 72 नंबर का सेक्शन है वो हमको बोल रहा है गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि कितनी होगी। तो फॉर्म ऑफ वारंट एंड अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, इसकी बात कर रहा है। सेक्शन 73 की तरफ बढ़ते हैं तो ये बोल रहा है प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। तो ये तो जो 72 है ना, ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 70, ठीक है। और प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, ये वही सेक्शन है जो है 71 सीआरपीसी का, ठीक है। सीआरपीसी को हम साथ साथ लेके चलेंगे जिससे कि सीआरपीसी हमसे नाराज नहीं हो कि मेरे प्रोविजन से तुमने इनका फायदा उठाया तो अब क्या मेरे को छोड़ दोगे। तो हम इसको कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो इससे हमको आसानी हो जाएगी। सेक्शन 74 की जब बात करते हैं तो 74 बोलता है मैं वही सेक्शन हूं जो कि है 72 ऑफ सीआरपीसी। वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे? वारंट्स टू हुम डायरेक्टेड, ठीक है। सेक्शन 75 की बात करेंगे तो ये बोल रहा है कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति वारंट का एग्जीक्यूशन करवा सकता है। वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को। फिर बात कर रहा है जो 75 है ना, ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का 73 है। फिर इसके बाद बात करेंगे सेक्शन 76 की। तो सेक्शन 76 बात कर रहा है पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। 76 क्या बोल रहा है? पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। तो ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 74, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। फिर बताता है कि जो सार की सूचना दी जाएगी वो 77 में दी जाएगी जो कि है 75 ऑफ सीआरपीसी। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है, ठीक है। वारंट के सार की सूचना, नोटिफिकेशन ऑफ वारंट। कौन सा वारंट है? सब्सटेंस ऑफ वारंट, ठीक है। इसके बाद बात आती है सेक्शन 70।
अब जब बात करते हैं 78 के बारे में, तो ये क्या बता रहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लिया जाना, यानी कि बिना देरी के उसको लेके जाएंगे। पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। तो ये वही सेक्शन है जो हमको सीआरपीसी में 76 बोलता है। फिर बात करते हैं 79 की। 79 हमको बोल रहा है वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है, वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। तो कहाँ पे किया जाएगा, पूरी इंडिया में कहीं पे भी किया जा सकता है। तो इसको ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 77। बात करते हैं सेक्शन 80 की। बोल रहा है अधिकारिता के बाहर, मतलब कोई न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, उससे बाहर अगर निष्पादन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए कोई वारंट वगैरह भेजा जाता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस वगैरह होगा, ये बताया जा रहा है सेक्शन 80 के अंतर्गत। तो वही सेक्शन है जो सीआरपीसी में 78 हुआ करता है। बात करते हैं नेक्स्ट। 81 क्या बात कर रहा है, 81 बात कर रहा है अधिकारिता के बाहर, मतलब ये एक जुरिस्डिक्शन है, इस जुरिस्डिक्शन से बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, यानी इससे बाहर इस क्षेत्र में अगर पुलिस अधिकारी को, यहाँ के पुलिस ऑफिसर को निर्दिष्ट किया जाता है वारंट, तो क्या होगा। फिर कह रहा है जिस व्यक्ति, तो 81 है, 81 क्या बात कर रहा है, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। वही सेक्शन है जो कि 79 किसका, सीआरपीसी का 79। फिर बात करते हैं सेक्शन 82 जो बोल रहा है जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 80। प्रोसीजर कैन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड। इसके बाद बात होती है सेक्शन 83 की। तो सेक्शन 83 बात करता है उस मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रक्रिया, जो मजिस्ट्रेट का प्रोसीजर होगा जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लाया जाए। प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। ठीक है, ये हमने एक चार्ट के थ्रू इसको क्या किया है, देख लिया है, गो थ्रू कर लिया हमने चार्ट के थ्रू, जिससे कि हमें पता चल जाए कि भाई वारंट वाला जो पार्ट है उसमें हमको क्या क्या पढ़ के चलना है। बात करते हैं हमारे सबसे पहले वाले सेक्शन की, वारंट के संबंध में। देखिए बात करते हैं सबसे पहले 72। तो 72 क्या कहता है कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो सबसे पहले बोल रहा है कि गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप क्या होगा और उसकी अवधि क्या होगी। फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। जब हम इसका सब क्लॉज 1 देखते हैं तो ये बोल रहा है न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया, मतलब हम यहाँ पे सीआरपीसी की नहीं, हम बात कर रहे हैं बीएनएसएस की। तो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग जारी किया गया प्रत्येक जो वारंट होगा, जो गिरफ्तारी के संबंध में होगा, गिरफ्तारी का जो प्रत्येक वारंट होगा, एवरी वारंट किसमें होगा, लिखित रूप में होगा, यानी लिखित में होगा, रिटर्न में होगा, हस्ताक्षरित होगा यानी कि साइंड होगा। किसके द्वारा साइंड होगा, जो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होता है। कौन होता है पीठासीन अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है उस अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित होगा, यानी कि साइंड होगा और मुद्रित होगा। मुद्रित यानी क्या होता है, सील वगैरह जो लगी हुई होती है ना, उसको कहा जाता है मुद्रित है। मुद्रित किसके द्वारा है, सील्ड किसके द्वारा है, बाय कोर्ट यानी कि न्यायालय के द्वारा। फिर आता है वारंट प्रवर्तन में रहेगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि वारंट कब तक प्रवर्तन में रहता है, ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि वारंट कब तक प्रवर्तन में रहेगा। तो जब वारंट प्रवर्तन में रहेगा तो इसके भी दो पॉइंट बन जाते हैं कि जब तक जारी करने वाले न्यायालय के द्वारा रद्द नहीं किया जाता, मतलब ये ए नाम की कोर्ट है, इस कोर्ट ने जब तक इसको रद्द नहीं किया है तब तक ये क्या रहेगा, प्रवर्तन में रहेगा। ठीक है, जब तक इसको इसके द्वारा कैंसिल नहीं किया जाता, जारी करने वाला कोर्ट अगर इसको जब तक कैंसिल नहीं करेगा, रद्द नहीं करेगा, तो वो प्रवर्तन में रहेगा। इसके बाद बोल रहा है कि निष्पादित नहीं किया जाता, यानी कि जब तक उसको एग्जीक्यूटेड नहीं किया जाता, उसके संबंध में कोई कार्य नहीं कर दिया जाता। ठीक है, तो क्या हो गया इसके अंतर्गत कि प्रवर्तन में रहेगा जब तक कैंसिल नहीं किया जाएगा या जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट की जो कि है 73। 73 हमको बोल रहा है प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। इसमें कितने सब क्लॉज हैं, 3 सब क्लॉज हैं। सबसे पहले वाला क्लॉज क्या बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला न्यायालय, सबसे पहले देखिए आप,
पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। 3 पॉइंट बन रहे हैं। तो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला न्यायालय जो वारंट जारी करेगा वो क्या करेगा, पृष्ठांकन द्वारा निर्देश देगा। पृष्ठांकन क्या होता है, एंडोर्समेंट होता है, ठीक है, एंडोर्समेंट होता है ना, उसके द्वारा निर्देश देगा कि उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ दिया जाएगा। मतलब जारी करने वाला जो कोर्ट होगा, जैसा कि हमने देखा था अभी कि ये कोर्ट है, मान लीजिए वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, तो ये कोर्ट पृष्ठांकन के द्वारा, एंडोर्समेंट के द्वारा निर्देश देगा कि उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे छोड़ दिया जाए। न्यायालय के समय यदि वो जो व्यक्ति होता है न्यायालय के समक्ष यानी कि न्यायालय के सामने विनिर्दिष्ट यानी जो समय दिया गया होता है उस समय, और जब तक न्यायालय निर्देश ना दे, मतलब एक समय दिया गया, मान लीजिए आप देखते हैं ना, कहा जाता है कि भाई आपको रोज कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा 10 बजे, या पुलिस में आना पड़ेगा, पुलिस थाने में आकर रिपोर्ट करनी पड़ेगी, तो ऐसी वाली बात होती है ना, तो बोलते जो समय विनिर्दिष्ट कर दिया गया हो उस समय पर, और जब तक न्यायालय निर्देश ना दे, कब तक आएगा, जब तक कि न्यायालय यानी कि कोर्ट निर्देश यानी कि डायरेक्शन नहीं दे देता, तब तक अपनी हाजिरी के लिए, मतलब तब तक वह पेश होने के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियों सहित, यानी कि पर्याप्त कितनी होती है, जितनी आवश्यक हो उतनी, प्रतिभूति क्या होती है, सिक्योरिटी सहित बंधपत्र निष्पादित करता है, यानी बॉन्ड जो होता है वो निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट करता है, तो वारंट निर्दिष्ट करने वाला प्राधिकारी प्रतिभूति सहित उसको छोड़ देगा, ठीक है, सिक्योरिटी के साथ उसको क्या करेगा, छोड़ देगा, ठीक है, सिक्योरिटी जमा कराएगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अब ये बोल रहा है पृष्ठांकन में जो बातें दी गई होती है वो कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले तो होती है जो उसके सिक्योरिटी वगैरह होते हैं उनकी संख्या दिखता है, श्योरिटीज जो होते हैं, सिक्योरिटी नहीं, श्योरिटीज जो होते हैं उनकी संख्या होती है, रकम दी गई होती है, जिससे क्या होता है, प्रतिभू जो होता है ना श्योरिटी वो, और जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है, अरेस्टेड पर्सन होता है, वो बाउंड हो जाता है, आबद्ध हो जाता है। वह समय जब उसे न्यायालय के समक्ष पेश होना है, कि कोर्ट में जैसे मान लीजिए कहा जाएगा कि रोज 11 बजे तुम्हें उपस्थित होना है, या सोमवार की सोमवार तुम्हें उपस्थित होना है, तो ये वाली सारी बातें कहाँ पर की जाती है, पृष्ठांकन में की जाती है, ठीक है, एंडोर्समेंट में की जाती है ये सारी बातें। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, जब इस धारा में प्रतिभूति ली जाती है, श्योरिटी ली जाती है, सिक्योरिटी ली जाती है, तो जिस अधिकारी को वारंट निर्दिष्ट है, मतलब जो ऑफिसर है जिसको वारंट निर्दिष्ट किया गया है, वह उसे न्यायालय के पास भेज देगा, यानी कि कोर्ट के पास उसको भेज देगा, ठीक है। बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है 74। 74 कह रहा है वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, तो वारंट उस व्यक्ति को निर्दिष्ट होंगे जो कि हमको 74 में बताए गए हैं। वारंट्स टू हुम डायरेक्टेड, सबसे पहले होता है जो जनरली एक वारंट होता है एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को, पुलिस ऑफिसर को क्या होता है, दिया जाता है कि वो वारंट का, और अगर ऐसा लगे कि वे वारंट का तुरंत निष्पादन करना है, अर्जेंट उसका एग्जीक्यूशन करवाना हो, तो किसी अन्य व्यक्ति को, यानी कि कौन करेगा, पुलिस करेगा, पुलिस ऑफिसर, या फिर अदर पर्सन। अदर पर्सन कब करेगा, अदर पर्सन करेगा अर्जेंट मामले में। वारंट निर्दिष्ट किया जा सकता है जो वारंट का निष्पादन करेगा यदि कोई पुलिस अधिकारी तुरंत ना मिले, यानी अर्जेंट मामले का निष्पादन करना है, एग्जीक्यूशन करना है, और पुलिस अधिकारी नहीं मिलता, तो कोई अन्य व्यक्ति वारंट का निष्पादन कर सकता है। और यदि वारंट एक या एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्दिष्ट है, तो वारंट का निष्पादन उन सबके या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। वारंट एक व्यक्ति को भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है, एक ऑफिसर को भी हो सकता है, कई ऑफिसर्स को भी हो सकता है। अगर निर्दिष्ट है तो उनमें से कोई करेगा या सब करेंगे तो वारंट का निष्पादन हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है 75। इंडेक्सोपीडिया न केवल माइनर के संबंध में है बल्कि है संबंध में मेजर के संबंध में भी। आखिर क्या है इंडेक्सोपीडिया के अंदर, इंडेक्सोपीडिया में आते हैं इंडेक्स। इंडेक्स से तात्पर्य हो गया जो भी हमारे एक्ट्स दे रखे होते हैं उनके स्टार्टिंग में दिए होती है इंडेक्स। इंडेक्स से क्या होता है, हम होते हैं
सेक्शंस रिकॉल करने से क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेक्शंस को याद कर सकते हैं। जब कभी हम जाते हैं जुडिशरी का एग्ज़ाम देने या फिर किसी एपीओ से रिलेटेड एग्ज़ाम देने, तो हमें क्या होता है, सेक्शंस रिकॉल होने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम इतनी मोटे मोटे एक्ट्स को साथ में नहीं लेके जा सकते हैं, इसलिए बनाई गई है इंडेक्सोपीडिया। ये हो गई हमारी माइनर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया, और ये हो गई हमारे मेजर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया। इसमें ना केवल पुराने एक्ट्स हैं, बल्कि हमारे जो नए एक्ट शामिल हुए हैं, इनको भी इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल किया हुआ है। यानी बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भी हमारे इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल है। तो जो सबसे पहला वाला पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि जो सीजेएम होता है, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, या फिर जेएम फर्स्ट यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास होता है, निकल भागे मतलब जो अभिरक्षा से निकल भागा है, सिद्ध दोष व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो सिद्ध दोष है, कन्विक्ट है, एस्केप्ड है, निकल भागा है, उद्घोषित अपराधी है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, अजमानती अपराध के अभियुक्त को, ऐसा व्यक्ति जिसने अजमानती अपराध किया है, ठीक है ना, उसको, और जो गिरफ्तारी से बच रहा है उसको अपनी स्थानीय अधिकारिता में गिरफ्तारी करने के लिए वारंट निर्देशित कर सकता है। कौन कौन व्यक्ति करेंगे, सीजेएम, जेएम फर्स्ट। किन किन व्यक्तियों को, ऐसा व्यक्ति जो निकल भागा है, सिद्ध दोष है, स्कैप्ड है, कन्विक्ट है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, और ऐसा पर्सन है जिसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, जो अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है, तो उसको अपनी स्थानीय अधिकारिता में वारंट निर्दिष्ट कर सकता है। वारंट कैसे होगा, व्यक्ति वारंट को लिखित रूप में स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ऐसा व्यक्ति वारंट को जो प्राप्त करेगा वो अभिस्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। वो कैसे करेगा, लिखित रूप में करेगा। और भूमि या अन्य संपत्ति में अगर प्रवेश करे तो वारंट का उसको निष्पादन करना होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, जब वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, वारंट के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर जो निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करेगा और ऐसे कहेगा कि भाई 73 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है, तो उस मामले में अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको भिजवा देगा। किसके सहित, वारंट सहित। निकटतम पुलिस अधिकारी के क्या करेगा, हवाले कर देगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गए, तीनों पॉइंट कवर हो गए। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। 76 क्या बोल रहा है, पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी के द्वारा पृष्ठांकित किया गया था। ठीक है, इसमें जनरली बात है, इसमें कोई ऐसा अलग से बहुत ज्यादा नहीं लिख रखा कि भाई पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट होगा तो किसी और को भी कर सकते हैं जिसका वारंट के ऊपर नाम दे रखा है। 77 क्या बोल रहा है, वारंट के सार की सूचना। इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है हमारे लिए। नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वाटर वारंट, सब्सटेंस की बात कर रहा है ना यहाँ पे। सब्सटेंस क्या बोल रहा है, वारंट के सार की सूचना, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। तो क्या होगा इसके अंतर्गत, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है जो क्या कर रहा हो, एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट कर रहा हो, वारंट का निष्पादन कर रहा हो, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को वारंट का सार बताएगा या फिर उसको अगर अपेक्षा करता है तो उसको दिखा भी सकता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट। तो ये बोल रहा है सेक्शन 78 बात कर रहा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना, मतलब उसको बिना किसी देरी के न्यायालय के समक्ष लेके आया जाएगा। पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के। तो क्या होगा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाएगा। किसके द्वारा, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है वारंट का, गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी देरी के 73 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। मतलब जो मजिस्ट्रेट मतलब पावर रखता है, जिसके पास सक्षमता है, उस मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करेगा। और ऐसी जो देरी होगी
जो विलम्ब वगैरह अगर कुछ होगा तो 24 घंटे से अलग नहीं हो सकता, मतलब 24 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। 24 घंटे कहाँ से काउंट किए जाएंगे भाई? जब उसको गिरफ्तार किया गया तो जो गिरफ्तारी का स्थान था वहां से लेके जो कोर्ट जाने तक का रास्ता है उसमें जो यात्रा का समय है, जर्नी का समय है, उसको काट दिया जाएगा और उसके अलावा 24 घंटे से अधिक उसको नहीं रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये वाला पॉइंट। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो बात कर रहा है सेक्शन 79। सेक्शन 79 बोलता है वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है, वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। तो वारंट का जो निष्पादन होगा वो कहीं पे भी किया जा सकता है। कहीं पे भी मतलब भारत में कहीं पे भी, भारत में कहीं पर भी। तो इसका मतलब हो गया होल इंडिया, ठीक है, कहीं पे भी इसका एग्जीक्यूशन करवा सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के, जो कि है 80। 80 बोल रहा है कि अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट, मतलब किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, अधिकारिता है, उसके बाहर अगर किसी वारंट को भेजा जा रहा है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, स्थानीय अधिकारिता यानी कि लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर अगर वारंट का निष्पादन करना है तो जो वारंट जारी करने वाला जो न्यायालय होगा उसे कैसे भेजेगा? डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस जिला पुलिस अधीक्षक, इसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और पुलिस कमिश्नर इन्हें डाक के द्वारा भेजेगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वारंट का एग्जीक्यूशन यानी कि निष्पादन किया जा रहा है। ये जो लोग होंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी, पीसी, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वारंट पृष्ठांकित कर वारंट का निष्पादन करेंगे, उसका एंडोर्समेंट करके उसको क्या करेंगे? निष्पादित करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। फिर ये बोल रहा है जो पॉइंट 1 है उसके प्रोविजंस को देखते हुए वारंट जारी करने वाला जो न्यायालय है गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का जो सार होगा, जो भी नॉलेज वगैरह उससे लिखी है उसका जो शॉर्ट में होगा वो लिखेगा कि सेक्शन 83 के अधीन कार्यवाही करने वाले न्यायालय को यह विनिश्चित करने में कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं की जाए समर्थ बनाने के पर्याप्त है, वारंट के साथ भेजेगा। इसका मतलब हो गया जो डॉक्यूमेंट वगैरह भेजेगा उसके साथ उसमें देखेगा कि भाई 83 का प्रोसेस फॉलो हो रहा है या नहीं, और उसके पास जमानत मंजूर करने के, प्रतिभूति वगैरह देने के साधन वादन है या नहीं, इन सबको देखेगा, उसको डॉक्यूमेंट को बना के उसके साथ निर्दिष्ट करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 81 बोल रहा है अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। तो वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूटिव आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटिव लिख दिया यहाँ पे इन्होंने, एग्जीक्यूशन है ये, एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। तो जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाला न्यायालय क्या करेगा? पुलिस अधिकारी को किसी न्यायालय ने निर्दिष्ट किया निष्पादन करने के लिए, तो वो क्या करेगा कि उसको स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तो पुलिस अधिकारी उसे प्रस्थांकन के लिए मामूली तौर पर ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वारंट का निष्पादन किया जाएगा या ले जाया जाएगा, वहां करेगा। ठीक है, इस जिले के को इस जिले में भेजा गया तो इसके पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा और उसको पृष्ठांकन वगैरह करके कहेगा कि भाई आप वारंट का निष्पादन करो, और ये इसको एक्सेप्ट करेगा। ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा, उस पर अपना नाम लिखेगा, ये मान लो, जो उसकी वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेगा, हेल्प करेगा। पृष्ठांकन प्राप्त होने पर जो विलम्ब वगैरह होता है उस पर वारंट का निष्पादन उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से परे किसी भी स्थान में पृष्ठांकन के बिना भी कर सकते हैं। मान लीजिए पृष्ठांकन करना पड़ रहा है और उस प्रोसेस में लग रही है देरी, तो क्या हो गया, और वारंट का एग्जीक्यूशन किया जाना है अर्जेंट, तो पृष्ठांकन के बिना भी उसका क्या किया जा सकता है? एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। सब क्लॉज 3 हमको बोल रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की, जो कि है 82। 82 हमको बोल रहा है
जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है, जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, जब गिरफ्तारी का वारंट का निष्पादन जिसने जारी किया है उस न्यायालय से अगर बाहर किया जाता है तो निम्न दशाओं के सिवाय मजिस्ट्रेट या जो जिला अधीक्षक होता है या आयुक्त होता है उसके समक्ष उसको ले जाया जाएगा। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, जिसने वह न्यायालय जिसने वारंट जारी किया है गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंतर्गत है। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस कमिश्नर जो था उसकी गिरफ्तारी की गई थी स्थानीय सीमाओं के अंदर अधिक निकट है, तो जिसके पास भी ज्यादा निकट होगा उसके समक्ष ले जाया जाएगा और देखिएगा कि 73 के अधीन प्रतिभूति वगैरह ली गई है या नहीं, सिक्योरिटी वगैरह ली गई है या नहीं। फिर बोल रहा है जो पॉइंट 1 में दिए गए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के संबंध में वह समय जहां से वो गिरफ्तार किया गया था व्यक्ति रखा गया है उसके संबंध में जानकारी देगा। किस किस को जानकारी देगा, जिले में जो भी पदविहित यानी कि डेजिग्नेट पुलिस ऑफिसर जो होता है उसको करेगा, या फिर अन्य जिले का ऐसा पुलिस अधिकारी जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति साधारण निवास करता है, मतलब जिस भी क्षेत्र में जो व्यक्ति था जिसको गिरफ्तार किया जाना है वो निवास वगैरह करता है तो उसे भेजा जाएगा। बात करते हैं सेक्शन 83 की। सेक्शन 83 जो है वो हमारे इस वाले पार्ट का लास्ट सेक्शन है, यानी वारंट वाला जो पार्ट है उसका लास्ट सेक्शन है। क्या बात कर रहा है कि उस मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रक्रिया, प्रोसीजर किसका बता रहा है, उस मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसके समक्ष जिसके सामने ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति यानी कि पर्सन लेके आया जाएगा। तो यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय के द्वारा बताया गया है, ये जारी करने वाला न्यायालय है, इसने पास वाले जुरिसडिक्शन को बताया कि हाँ ये जो व्यक्ति गिरफ्तार होने आया है ये वही व्यक्ति है, तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी, जिला पुलिस अधीक्षक या जो कमिश्नर ऑफ पुलिस था वो क्या करेगा, उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा। पर यहाँ पे आते हैं तो परंतु एक क्या कह रहा है कि यदि अपराध जमानतीय है और वो व्यक्ति जमानत देने को तैयार है, रेडी है कि भाई जमानत दे सकता है, प्रतिभूति वगैरह श्योरिटी वगैरह दे सकता है, तो वह जिला अधीक्षक मजिस्ट्रेट ऐसा जमानत पत्र और प्रतिभूति लेगा और बंध पत्र और उस न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था। ये बता देगा कि भाई ये जो व्यक्ति है वो जमानत वगैरह देने को तैयार है, प्रतिभूति वगैरह देने को तैयार है, तो ये आप देख लीजिए इसमें आप क्या कर सकते हैं। पर क्या होता है यदि अपराध अजमानतीय है, नॉन बेलेबल है और 480 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अब 480 क्या आ गया मैम यहाँ बीच में, तो 480 वही सेक्शन है जो कि है 437 ऑफ सीआरपीसी। क्या बात कर रहा है कि अजमानती अपराध की दशा में जमानत के जो उपबंध होते हैं उनके अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सीजेएम या उस जिले के लिए जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 80 का जो सब क्लॉज 2 था, वर्णित जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना सही होगा। क्या मतलब होगा इसका, उसको छोड़ दिया जाएगा, विधिपूर्ण होगा, उसको छोड़ना लॉफुल होगा। और इस धारा की कोई भी बात 73 के अधीन जो प्रतिभूति वगैरह ली जाती है उसको लेने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी। कहां से कहां तक सेक्शन कवर किए हम लोगों ने, हमने जो कवर किए हैं सेक्शन वारंट के संबंध में वो कंप्लीट किए हैं 72 से लेके 83 तक।